Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. सर हाँ बेटा। सर अगर हम किसी भी उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट करते हैं तो कंडक्टिंग इफेक्ट बढ़ेगी ना? हाँ, कंडक्टिविटी बढ़ेगी उसकी। और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी क्या? हाँ, स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होगी बेटा। स्टेबिलिटी क्योंकि केटायनिक मतलब वैकेंसी बीच बीच में आ रहा है ना, तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। यस सर। चलो ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास पी टाइप सेमीकंडक्टर कर लिया था ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर वाज डन। चलिए काम कर तो गो टू पेज नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिर मैं आता हूँ वापस थ्योरी पे। सर टारगेट या एनसीईआरटी? टारगेट टारगेट टारगेट। पेज नंबर 42 पे जाओ। गो टू पेज नंबर 42। ठीक है, पेज नंबर 42 पे जाओ एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करो तो। सर 1 ए बी होगा। Yes, sir. One. ओके, आ रहा है सबका? Yes, sir. One. वन होगा। क्या बात है, आज संडे इफेक्ट है क्या? काफी कम लोग आए हो। Last class सर में पिछली जितने क्लास थे में भी सर, कम ही थे। 20 21 21। ओके चलो ठीक है। आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, बी को अगर अनायन मानते हो तुम, तो बी कितने आ रहे हैं? बी इज फॉर्मिंग सीसीपी, तो बी के नंबर कितने हो जाएंगे? बी विल बी 4, है ना? बी विल बी 4 एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4। और हो जाएगा। सर हाँ, सर आपने स्क्रीन शेयर किया? स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या? एक मिनट। सर शेयर्ड है। शेयर्ड है, शेयर्ड है, शेयर्ड है बेटे, शेयर्ड है। अगर नहीं दिख रहा है ना तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। ठीक है, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 73।
बी अगर मैं अनायन मान रहा हूँ तो बी बेटा कितना हो जाएगा, बी विल बी 4, है ना, इट इज मेकिंग सीसीपी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 8, राइट। ए विल बी, ए इज प्रेजेंट इन केटायंस जो हैं दे आर ऑक्यूपाइंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी कितना हो जाएगा 4। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी, सिंपल है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। चलो 74 करो तो 74 देखो मैंने बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, NaCl इज डोप्ड विद SrCl2, देखो फिर से पूछा हुआ है ना, KBr की डोपिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 74 यस ठीक है, कर तो सर हाँ बोलो। कल जो आपने वो कराया था ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही, तो वापस करा देंगे एक बार, मेरे को समझ नहीं आया था इतने अच्छे से। अच्छा ठीक है, देखो दो कॉन्सेप्ट लगाए थे वहां पे, एक था तुम्हारा चार्ज बैलेंस का, है ना, वन कॉन्सेप्ट वाज फॉर चार्ज बैलेंस, ठीक है, जैसे आई थिंक देखो यही था, है ना। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे कि NaCl जो है इट इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2, है ना, मतलब कि 100 मोल NaCl में 10⁻³ मोल SrCl2 का होगा। सो 1 मोल NaCl में 10⁻5 मोल्स हो जाएंगे SrCl2 के, राइट, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे SrCl2 बेटा, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, जैसे मान लो कि अपने पास ग्लूकोज है, लेट्स से, है ना, अपने पास है C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं ग्लूकोज का 1 मोल लूं तो आई से दैट कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ कार्बन, 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यस सर। ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। सो सिमिलरली ऑन द सेम पैटर्न वी कैन से दैट कि 1 मोल ऑफ SrCl2 कंटेन्स 1 मोल Sr2 प्लस एंड 2 मोल्स Cl माइनस, बोल सकते हैं। यस ठीक है, सर। यस सर। 1 है ना, 1 मोल SrCl2 का जो है इट कंटेन्स 1 मोल Sr2 प्लस एंड 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Sr2 प्लस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SrCl2, कितना दिया हुआ ये 10⁻⁵ मोल्स, ठीक। अब मुद्दे की बात क्या है बेटा कि चार्ज बैलेंस का हम लोगों को ध्यान रखना है ना, मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखना है ना, मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखना है, जो भी आयनिक कंपाउंड है उसको न्यूट्रल रखना है, ठीक है। सो फॉर एवरी 2 Na प्लस वी ब्रिंग 1 Sr2 प्लस, 2 Na प्लस की जगह पे एक Sr2 प्लस रहेगा, ठीक है, दोनों पे चार्ज सेम है। 2 Na प्लस पे चार्ज कितना है 2 प्लस, 1 Sr2 प्लस पे चार्ज कितना है बेटा 2 प्लस का, ठीक है। सो 1 Sr2 प्लस विल रिप्लेस 2 Na प्लस, ये आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। बेटा अब दो लैटिस साइट है, एक मान लो A है एक B है, A एंड B दोनों लैटिस साइट पे प्रेजेंट है Na प्लस, उन दोनों को मैंने हटा दिया, भगा दिया दोनों को, अब एक पे ले आए हम लोग Sr2 प्लस को, दूसरा जो है वो खाली रह गया, यस सर। तो वहां पे क्या हो गया वैकेंसी, उसको हम लोगों ने नाम दिया केटायनिक वैकेंसी, ठीक है। तो बेटा जितने Sr2 प्लस तुम लाओगे, एक Sr2 प्लस लाया तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई, 2 Sr2 प्लस लाएंगे तो 2 वैकेंसी क्रिएट होगी, जितने Sr2 प्लस तुम लाओगे उतनी ही केटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। यस सर। ये आ रहा है समझ में ना। तो नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी हो जाएगा
नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस, और नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10⁻⁻5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। वही करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, ठीक है, तो करो 74 को सॉल्व करो, तो 74 नंबर को सॉल्व करो तो हो गया सर। हो गया। आ रहा है आंसर, देख तो आंसर मैच कर रहा है। यस सर हो गया। यस सर, मैच Yes, sir. 5. अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा। ठीक है, कितने लोगों का है बेटा, कितने लोगों का है ये 5? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुड, 9 लोगों का आया। ओके 10, चलो बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, सेम पैटर्न पे है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने किया था वही करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ मोल परसेंट चेंज हो गया। ठीक है, मोल परसेंट कितना है, 10⁻⁻5 मोल परसेंट। सो इन 1 मोल ऑफ KBr, in 1 mole of KBr, number of mole of SrBr2, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 moles, है ना, 10⁻⁻7 moles। ठीक, so number of mole of Sr2 plus will be equal to 10⁻⁻7 moles। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 multiplied by Na, and that will be same as number of vacancy। एक सेकंड रुकना, अच्छा यहाँ पे 1 ग्राम KBr क्रिस्टल दिया ना, रुको 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 1 मिनट रुकना बेटा, 1 Yes, मिनट sir. रुकना, 1/39 हाँ moles हाँ over kb. 1 मिनट रुकना। ठीक है, so this much moles of Sr2 plus is present in 1 mole KBr, correct, 1 mole हाँ, KBr, sir. है ना। अब मास ऑफ KBr दिया हो बेटा, मास ऑफ KBr यहाँ पे दिया है 1 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ KBr कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास आ जाएगा 80 और 40, 100 कितना आ रहा है, 119 119 119, sir. 119 मोल्स। ठीक है, इतने मोल्स आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड लगा लो यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ KBr contains 10⁻⁻7 moles of Sr2 plus। So 1/119 moles of KBr will contain, कितना आ जाएगा भाई ये, 1/119 into 10⁻⁻7 moles Sr2 plus। ये तुम्हारा मोल्स हो गया Sr2 प्लस का। सो नंबर ऑफ आयंस ऑफ Sr2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ Sr2 प्लस To n कर देंगे. Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट नंबर ऑफ आयंस। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन 119 गुने Na, Na कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये मोटा मोटी कितना हो जाएगा, 118 कर देंगे. कितना आ रहा है, 6 से कट. हाँ मतलब 6 से ये 20 आ जाएगा, है ना, अप्रोक्स 20 कर सकते हैं इसको। सो 1/20 इंटू 10⁻+ 17 आएगा ना, नहीं 16 27, ठीक है 16 आ जाएगा। तो 20 25 0.05 मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14
ठीक है, एंड सेम विल बी नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यस चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल तुम लोग करो। नेक्स्ट 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 75 नंबर करो तो। 75 नंबर। सर हाँ, इसमें सर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों वर्ड्स को दोनों 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 काउंट करेंगे। टोटल नंबर बोला है ना, दोनों काउंट करेंगे। तो गिनेंगे सर। हाँ ठीक है। ठीक है, दोनों काउंट करेंगे बेटा। सर मुझे एक बारी पेज नंबर बताइएगा, मिल ही नहीं रहा। 42 देखना, 42 नंबर। सर एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, मैं लैपटॉप पे देख रही हूँ ना, तो मुझे 42 पे नहीं मिल रहा है। एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं तो बुक अगर लैपटॉप वाला देख रही हो तो उसमें ये 2021 का क्वेश्चन है, तो 2021 का मेरे को नहीं लगता है दिया होगा। चल ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सवाल। तुम लोग को अभी तक मतलब टारगेट नहीं मिला है तुम लोगों को? सर एक्चुअली मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अपने होम टाउन में इसलिए मैंने लिया नहीं अभी। चलो ठीक है। Done, sir. गैलियम दिया है बेटा, इसका एटॉमिक मास 70 U है ना? यस सर डन सर 15 into 10 to the power 21। देख आंसर मैच कर, आंसर मैच कर आ रहा है। ये सब मैच करके ही बोल रहा हूँ। अच्छा यस सर 15 ही आएगा सर। बढ़िया, ठीक है, सही है, हाँ सर। Approximate आ रहा है sir. ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है कि गैलियम है, इट क्रिस्टलाइज इन HCP स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड total number of voids in 0.581 gram of gallium। 0.581 ग्राम ऑफ गैलियम। ठीक है, तुमको बेसिकली ये पता करना है ना। ये आंसर कुछ दिया हुआ है, x इंटू 10⁻21 दिया है, तो x इज इक्वल टू वॉट। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, x इज इक्वल टू वॉट। बेटा जिनका आ गया है यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 77। तो सर हो गया 77। हो गया? Yes, sir. कितना रहा है? 8। चल ठीक है, चलो अच्छा है। Yes, sir. 8 यस सर 8 आएगा सर। 4 ऑक्टाहेड्रल, 4 HCC पे। 4 plus. हाँ सर। ऑक्टाहेड्रल। टेट्रा नॉट ऑक्टा, टेट्रा। ठीक है, 4 टेट्राहेड्रल हो गए 50%। यस सही है। सर हम्म, सर इसके बाद सर एक बार फिर से सर इनवर्स स्पाइनल और स्पाइनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दीजिएगा ना। उसमें कुछ नहीं यार, क्या उसमें बताऊं मैं। एक डेटा दिया हुआ है कि भाई अगर मैं स्पाइनल की बात करूं तो एक डेटा दिया हुआ है कि O2 माइनस जो है वो CCP बनाता है,
एंड Yes, sir. जो Mg2 तुम्हारा मतलब एक डाइवैलेंट केटायन है, इट ऑक्यूपाई सम फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक ट्राइवैलेंट केटायन है, इट ऑक्यूपाई सम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बस उसके अकॉर्डिंग करना है तुमको, जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग कर लो। उसमें मतलब सर इसमें सर लिखा सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड सर, तो अच्छा, वो इसका मतलब इनवर्स स्पाइनल वाला बोल रहा है तू? हाँ सर। ओके, चल ठीक है, मैं आता हूँ उस पे आता हूँ मैं। देखो ध्यान दो। ये वाला करना है सॉल्व। सर आ गया सर 14.94 सम, यानी कि 15 अप्रॉक्स। चलो, किसी के लिए सॉल्व करना है तो बोलो, किसी के लिए सॉल्व करना है बेटा तो बोलो, इसको सर कर दो एक बार। कर दूं? चलो ठीक है, देख गैलियम के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? गैलियम के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है? 0.581 डिवाइड बाय मोलर मास 70 दिया हुआ है। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से बेटा नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करो, है ना? Yes, sir. दिस विल बी एटम्स। ठीक, अब इन 1 HCP यूनिट सेल, इन 1 HCP यूनिट सेल, ध्यान देना कितने एटम्स हैं? एक HCP में 6 एटम्स होते हैं। 6 items होते हैं। ठीक है, 6 एटम्स होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना हो जाएगा? 6। 12 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 12, Yes, sir. है ना? सो टोटल बेटा हो जाएगा 18 वॉइड। एक यूनिट सेल में कितने हो गए? 18 वॉइड। 18 word. तो 6 एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को 18 वॉइड मिल रहा है ना। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ यहाँ पे, है ना? 6 एटम्स ऑफ गैलियम के कॉरस्पॉन्डिंग कितने वॉइड मिले? 18 वॉइड्स मिल रहे हैं। सो एक एटम के कॉरस्पॉन्डिंग, एक एटम गैलियम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 18/6, 3 वॉइड मिलेगा। सो कितना एटम है हमारे पास? 0.581 बाय 70 इंटू Na एटम्स ऑफ गैलियम के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा बेटा 3 इंटू 0.581 इंटू Na और डिवाइड बाय 7 वॉइड्स। कर लो इसको कैलकुलेट। है समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इनवर्स स्पाइनल में क्या बोल रहा था? इनवर्स स्पाइनल में यही बोल रहा है ना बेटा कि हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय Fe2+ एंड Fe3+। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 4। यस सर। 4 का हाफ कितना हो गया? 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Fe2+ और Fe3+ है, मतलब दोनों एक एक वॉइड में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ सर। और बेटा एक और इंफॉर्मेशन क्या दी है कि 1/8 ऑफ टी वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय Fe3+। तो 1/8 ऑफ टी वॉइड मतलब 1, है ना? Yes, sir. Fe3+ मतलब कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो निकाल लो यार Fe2+ कितना आ जाए? Fe2+ जो है वो हो जाएगा 1 एंड Fe3+ हो जाएगा 2, O2 माइनस हो जाएगा 4, Fe3O4 आ जाएगा। ठीक है सर हाँ Fe बोलो। Fe3+ सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जो कवर करेगा सर, तो वो तो सेंटर बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नहीं, वो दिमाग अपने को नहीं लगाना है। तो वो इसका- दिमाग अपने को नहीं लगाना है। कहाँ पे है नहीं है दैट वी डोंट नो।
यस सर। वो इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो वहां पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे। मेरा काम बन रहा है ना कि ऑक्टाहेड्रल इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, कहाँ कर रहा है उससे मतलब नहीं है। यस सर। ठीक है ना, बस इतना मेरे को पता है कि भाई ऑक्टाहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल वो ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर मी। ठीक है, उतना कर लेंगे, है ना। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट में है सर 77 का 8 आया। हाँ ठीक है, 77 का 8 आ जाएगा, करेक्ट है। 77 बहुत आसान है, ठीक है, बहुत बहुत आसान है ना। ये एक ट्राई करो, जिनका भी नहीं आया एक बार फिर से ट्राई करो, ठीक है। इससे आसान सवाल तो नहीं मिलेगा। सर एक क्वेश्चन हाँ बता दो। सर हाँ 8 तो गया है, लेकिन ये पूछना है कि किसी भी वर्ड में कंट्रीब्यूशन डालते हैं क्या हम कभी? क्या बोलो, किसी वर्ड में? तो जैसे हम यूनिट सेल में एटम के कंट्रीब्यूशन निकालते हैं ना, तो वर्ड में कंट्रीब्यूशन कभी नहीं, निकालते हैं? वो ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं ना, जो वॉइड है। अगर जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं तो हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ना कि 1 इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, यस है ना। सर। 1 इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, और बाकी जो 12 जो हैं दे आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर। तो 12 इंटू 1/4, 4 तिया 12, 3 + 1 4, ये ऑलरेडी हम लोग का काउंटेड है, ठीक है ना। तो वो ये सर अपने आप ही वो एन के इक्वल आ जाता है, हाँ, तो हमें कभी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना वैसे? नहीं मतलब इन जनरल नो, काउंट करने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक सर। है। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 81 देखो तो, 81 सर 1। आ गया तुरंत। सर आपने ही बताया था कल, मैंने पूछा। बताया था। हाँ सर। अच्छा अच्छा, तूने पूछा था ना। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। ठीक, काम कर, थोड़े बहुत एडवांस के कर लेते हैं यार। या चलो पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं, थ्योरी आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हाँ, सर। न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ मैं, ठीक है। सर एक बात पूछनी थी। बोलो। सर हमारे यूटी के 2 स्केड्यूल आए हुए हैं, तो प्लीज आप हमें कंफर्म करके बता दीजिएगा हमें कौन सा वाला फॉलो करना है। एक शुरुआत में आया था और एक कल आया है। कल वाला फॉलो कर लो, हाँ सर, एक वर्ड लगवाना है, एक वर्ड। ओके सर। ठीक है, कल वाला फॉलो कर लो। 25। सर तो टेस्ट के डेट मई में चलेगा। हाँ, टेस्ट का डेट मई में चला गया। चल ठीक है, अपना हम सिलेबस जिस स्पीड से चल रहे हैं चलेंगे, उसमें कोई ये नहीं है। सिलेबस जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, तुम्हारे पास उतना टाइम रहेगा रिवाइज करने के लिए। चलो ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेमी कंडक्टर किया था, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेमी कंडक्टर किया था। सेमी कंडक्टर के बाद वी हैव दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, बैंड थ्योरी नहीं की है हम लोगों ने ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा, बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन। बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन, बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन। देखो, बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन क्या बोलता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हमने बात की थी, एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बात की थी कि भाई जो दो एटम हैं, दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। ठीक है ना। टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम of similar energy combine with each other to give us two molecular orbital। एक molecular orbital bonding वाला होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग वाला होता है,
ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कुछ उसी टाइप का चीज यहाँ पे है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनसे अपने को मिलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम्स, ठीक है, दे कंबाइन टू गिव अस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं, है ना, कुछ में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, उनकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। एमओ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड, सीबी एंड वीबी, ठीक है, सीबी एंड वीबी। कंडक्शन बैंड जो है ये खाली होता है, इट इज एम्प्टी, एंड वैलेंस बैंड जो है इट इज फिल्ड, है ना, या पार्शियली फिल्ड, ठीक है, फिल्ड। ये आ जाएगा तुम्हारा फील्ड और पार्शियली फील्ड, ठीक है, फील्ड और पार्शियली फील्ड। सो देखो ध्यान देना, एक मिनट रुकना, एक डायग्राम है, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, एक डायग्राम थोड़ा सा एक इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेसिकली, है ना। ठीक है, देखो फंडा ये होता है इसमें, है ना, फंडा क्या है यहाँ पे कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उनके बीच में कुछ एनर्जी गैप है। अब वो एनर्जी गैप कितना कम है या ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि कंडक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। कंडक्शन कब होता है, कंडक्शन अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, है ना, वीबी से जब सीबी में जाएगा तो वहां पे मतलब कंडक्शन होगा, ठीक है। तो देखो ये चीज आई थिंक बहुत ही क्लियर है, ये चीज बहुत ही क्लियर है कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम हो या फिर नहीं हो, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वीबी टू सीबी, आसानी से जंप कर सकता है वीबी से सीबी में, उसको हम बोलते हैं बेटा कंडक्टर, ठीक है ना। जब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है कि जो गैप है, एनर्जी गैप, वो काफी ज्यादा होती है ना, एनर्जी गैप जो है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन, है ना, जो एनर्जी गैप होता है, लार्ज एनर्जी गैप, दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन जोन, ठीक है ना, फॉरबिडन जोन। एंड सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप जो है वो कम होता है, सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप जो है वो स्मॉल होता है, तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं ना, सम इलेक्ट्रॉन्स माइट जंप, ठीक है, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो बस इतना कॉन्सेप्ट है तुम्हारा इसका कंडक्शन बैंड का, है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसी का एक डायग्राम है सर से जो आपने बताया हम खुद लिख रहे हैं अभी या आप लिखवाओगे? लिख रहे खुद ही? एक मिनट हो गया, क्या करूं बताओ, तुम लिखवाना है लिखवा दूं या लिख सर आप लोगे? लिखवा दो।
कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सर, आप लेंगे, लिखवा दो। समझ आते हैं ऐसे। अच्छा चल ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। एक मिनट डायग्राम थोड़ा सा इंसर्ट कर लूँ, मैं लिखवा देता हूँ बेटा। ओके सर। सो दिस इज द डायग्राम, है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर ले तो फटाफट। सर हाँ सर जो ये नया सर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड सर, ये तो मतलब थ्योरी में है ना सर, असली में तो मतलब अम, हाँ मतलब थियोरेटिकल ही है, असली में तो मतलब एनर्जी बैंड मेरे हिसाब से तो देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होगा। थियोरेटिकल है, ये कम्प्लीटली थियोरेटिकल है। जब एमओटी ही थियोरेटिकल है तो ऑब्वियसली उसके बाद की चीजें भी थियोरेटिकल ही रहेंगी। सर एमओटी से कैसे रिलेटेड है सर? एमओटी केमिकल बॉन्डिंग में था ना, हाँ सर। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। हाँ, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हाँ हाँ हाँ, रिलेटेड वही। कैसे है सर? क्या यहाँ रिलेटेड कैसे हैं हाँ सर। बेटा? वही जो बैंड बन रहा है ना तुम्हारा, ये कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड जो बन रहा है ना, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक कलेक्शन है, उसी से बन रहा है। यस सर। सर 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 हाँ इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं ना आता होगा, ये तो सिर्फ ऐसे थ्योरी पार्ट है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे कि मान ले, मतलब पूछ लिया फॉर व्हाट इज फॉरबिडन जोन, है ना, व्हाट इज फॉरबिडन जोन इन यस। बैंड थ्योरी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी और तो कुछ थियोरेटिकल ही है, थियोरेटिकल ही है। सर नीला वाला जो डायग्राम में दिखाया है वो फील्ड? हाँ बेटा, वो फील्ड है, वो तुम्हारा बैलेंस बैंड हो गया। ओके सर, वो वाला कंडक्शन। हाँ, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये वाला दिस इज वीबी। ठीक है, बैलेंस बैंड। सर बोलो। सर ये फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ना? हाँ ऑब्वियसली यस, उसी से फील्ड होगा यार, यस सर। ऑर्बिटल में। ठीक है, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। सर बना लिया। हो गया, डन, ओके। नहीं सर, एक मिनट बस, लास्ट वाला पोर्शन रहेगा बस। करो करो करो। हो गया सर। डन, चलो यस सर। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? ओके।
ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, conduction occurs when an electron jumps from valence band to conduction band. Valence band to conduction band. ठीक है, so we have 3 point here based upon this information. We have 3 point here. पहला, in metals there is no gap between VB and CB. Hence, electron can easily jump. So higher conduction. और conductance. Higher conductance. दूसरा लिख सकते हो, in insulator there is large energy gap. There is large energy gap between valence band and conduction band. Valence band and conduction band. So electron can't jump. Hence, almost no conduction. No conduction. Hence, no conduction. And in semiconductor, energy gap between VB valence band and conduction band, VB and CB is small. So few electron can jump. है ना? Upon increase in temperature, conductivity in semiconductor increase. ठीक है, as electron have more energy now. ठीक है ना, टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो भाई अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, तो एनर्जी ज्यादा आ गई, सो दे कैन जंप फ्रॉम VB टू CB. तो कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर के साथ बढ़ती है. ठीक है, तो दिस इज बैंड थ्योरी, है ना, इसी को नाम दिया गया है बैंड थ्योरी. ठीक है, इसी को नाम दिया गया है बैंड थ्योरी. सर, हाँ बोलो. सर कल आपने ऐसा ही पॉइंट लिखवाया था कि मेटेलिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो हिंड्रेंस आ जाता है इलेक्ट्रॉन का बीच में. तो सर ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें? नहीं बेटा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से. सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि सेमीकंडक्टर जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया था
सिलिकॉन है, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, दो ही हम लोग लेते हैं। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में लगभग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डेड रहते हैं, लगभग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डेड रहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे जंपिंग ना के बराबर होती है, कम होती है। बट टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो देयर माइट बी द केस कि भाई कुछ बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाए, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़े बढ़ेंगे। यस ठीक है, तो है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर वो जंप कर लेते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्टर्स बैंड में। ठीक है, मेटल Yes, में sir. अलग चीज थी, मेटल में अलग चीज थी यार, वो अलग चीज थी। ओके सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चल ठीक है, सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, है ना, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट। नेक्स्ट में वो देखेंगे। अच्छा, तुम लोग उसी फीडबैक में वो येलो वाला कलर दिख रहा था नोट्स में? यस सर, दिख रहा था। ओके, मतलब किसी को कोई इशू नहीं था ना? सर मैंने वो देखा ही नहीं, मैं क्लास में कर लेता सर, कुछ बोल दिया। चलो ठीक है, हाँ। ठीक है, ग्रेट, है ना। तो नेक्स्ट में है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक सर। प्रॉपर्टीज, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एन इलेक्ट्रॉन in an atom, an electron in an atom behaves Sir. as, हाँ पहले सर क्या बोल रहे हो? नेट चला गया उसका। चलो ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, है ना, इट बिहेव्स एज टाइनी मैग्नेट ड्यू टू फर्स्ट रीजन its rotation around nucleus, its rotation around the nucleus, and second reason its rotation around its own axis, है ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी चक्कर काट रहा है और खुद के एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रहा है। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप ऑफ रोटेशन हियर, है ना, वी हैव टू टाइप ऑफ रोटेशन हियर। एक हो जाएगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना, और एक हो जाएगा बेटा कि ये खुद अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है ना? इस तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चक्कर काट रहा है ना, वहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होती है, दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट हम पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस ले लो, कहीं पे बीच में न्यूक्लियस ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और अराउंड इट्स ओन न्यूक्लियस, अराउंड इट्स ओन एक्सिस, है ना, वहां पे जो रोटेशन होगा उसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट।
अच्छा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है क्या? हाँ सर। मतलब वो +1/2 -1/2 yes करते हैं। sir, यस yes सर। sir, Yes, yes sir, yes sir. क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता है तुम्हें? इलेक्ट्रॉन No, sir. क्लाउड डेंसिटी बता Right, sir. सकते हैं सर। क्लाउड Yes, sir. डेंसिटी, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, राइट? नहीं बता। yes sir, बहुत स्पीड होती है क्योंकि है ना? वी कैन से अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ yes sir. अभी तो जब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता है तो तुम्हें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस की चारों तरफ कि नहीं कर रहा है? सर डाइपोल मूवमेंट के कारण एक जनरेट होता है ना सर। देखो, हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, डाइपोल मूवमेंट के कारण सर, जब कोई भी सर चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सो इसमें भी है ना, तो ऐसे पता किए होंगे सर, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता होगा तभी चार्ज ठीक है, चार्ज पार्टिकल मतलब एक्चुअली देखो ये चीज जो है nobody knows, है ना? we assume that कि there must be some physical property, there must be some behavior, some motion because of which generation of a magnetic moment occurs, है ना? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो मिल रहा है, ठीक है? ये जेई एडवांस में एक सवाल भी आया था, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस की चारों तरफ रोटेट कर रहा है, एक ये भी ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन था कि भाई जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट एट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल करेक्ट था, है ना? तो ये जो रोटेशन वाला फंडा है वो करेक्ट नहीं है ना? वी डोंट नो बेसिकली, ठीक है? करेक्ट है इनकरेक्ट है बात की बात है, वी डोंट नो ना। मतलब हम लोग स्पिन को एक यू कैन इम्पार्ट अ फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग बस इतना बोल सकते हैं, ठीक है? ड्यू टू विच स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट, है ना? ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है ना? ड्यू टू विच देयर इज अ जनरेशन ऑफ वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, सर। ठीक है? हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे ना? सर हाँ बेटा बोलो। चलो ठीक है, देखो देखो ध्यान दो, है ना? सो बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग डिफरेंट टाइप के जैसे सॉलिड होते हैं, ठीक है? पहला टाइप है उसमें, फर्स्ट टाइप इज, दो टाइप तुम लोगों को पता है ना? दो टाइप तुम लोगों को पता है, ठीक है ना? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक। ये है ना? दो तुम लोगों को पता है ऑलरेडी बेटा, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। क्या होता है पैरामैग्नेटिक, एनीवन? सर वीकली अट्रैक्टेड इन Unpaired इलेक्ट्रिक we फील्ड, attracted in electric field, जो एक चलो, मॉलिक्यूल है। magnetic field. ठीक है ना? ये इस टाइप की सब्सटेंस जो हैं दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना? व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सो दीज आर weakly attracted towards external magnetic field, है ना? weakly attracted towards external magnetic field due to presence of
few unpaired electrons, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। इसमें एग्जांपल में तुम ले सकते हो, है ना, यू कैन टेक द एग्जांपल हियर, जैसे O2 ले लो, पैरामैग्नेटिक होता है, NO ले लो, पैरामैग्नेटिक होता है ना, Fe3+ पैरामैग्नेटिक होता है, Cu2+ पैरामैग्नेटिक होता है, Cr3+ इट इज पैरामैग्नेटिक, है ना। अदर एग्जांपल यू कैन टेक TiO, Ti2O3, है ना, VO2 एक्सेट्रा। ठीक है, कैसे पता करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है एटम का उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो फिर पैरामैग्नेटिक, नहीं दिख रहा है तो डायमैग्नेटिक। एक O2 और NO वाला जो है वो तुम्हारा उससे आता है, MOT से आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। दूसरा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, MOT से। हाँ ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हाँ बोलो, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? weakly repellent magnetic field. ठीक है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इट डज नॉट कंटेन unpaired electron means all electrons are paired here, है ना, all electrons are paired. For example, पानी ले लो, C6H6 ले लो, है ना, ठीक है, और NaCl ले लो, TiO2 ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है, दे आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऊपर करूं? सर बोलो डाउट है सर। बोलो ना। डायमैग्नेटिक, हाँ सर, डायमैग्नेटिक में सर सब तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितना भी सर डाइपोल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो एक दूसरे के कारण कैंसिल हो जाएगा सर, तो तब रिपेल कैसे करता है सर? अच्छा, रिपेल कैसे करता है यार, ये तुम फिजिक्स वाले सर से पूछो, इसमें थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, एक बार फिजिक्स वाले सर से पूछो। रिपल्सन कैसे जनरेट हो सकता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर किया हम लोगों ने, रिपल्सन कैसे जनरेट हो सकता है, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिज्म लेसन में ये सब फिर से मिलेगा? नहीं, तुमको ये सब चीजें मैग्नेटिज्म में नहीं मिलेगा, मैग्नेटिज्म में तुमको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, सब्सटेंस का वहां पे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये लेसन फिजिक्स में भी आप सर के मतलब कहाँ? मतलब ये चीज तुम फिजिक्स में, मतलब वो तुमको एक्सप्लेन कर देंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो भी मोशन, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण जो भी इंटरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा, है ना, वीकली पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण ही रिपल्सन आता होगा।
दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन वी कैन गिव रिपल्सन के लिए। यस सर। ठीक है, अब वो जनरेशन कैसे होता है वो एक बार तुम सर से पूछना। कौन पढ़ाते हैं तुम लोग? फिजिक्स कौन पढ़ा रहे हैं? संजय संजय तिवारी सर। संजय सर पढ़ा रहे हैं ना, चलो एक बार पूछना। बाकी देखता हूँ, मैं भी सर्च करता हूँ थोड़ा, फिजिक्स में भी देख लूंगा, मिला कुछ तो बताता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है। तीसरा है, थर्ड में है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसमें देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना क्या होता है। एनसीईआरटी वाले एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इन आयरन, कोबाल्ट, निकेल, GD stands for gadolinium, है ना। CrO2 metal ions are grouped together to form domain, to form a region called domains, है ना, called domains। ठीक है, जो किसी भी मेटल में जो मेटल है या मेटल आयन है, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो वो क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग होती है ना, ग्रुप करके वो एक डोमेन बनाते हैं। ठीक है, दे क्रिएट अ डोमेन। ठीक है ना। नाउ हियर these domains are randomly oriented. These domains are randomly oriented in absence of any external magnetic field, है ना। अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, है ना। एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर कैंसल्ड, देयर magnetic moments are cancelled, no, their magnetic moments are cancelled. However, in presence of magnetic field, in presence of magnetic field, all domains of, जितने भी डोमेन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, all domains of ferromagnetic substance are oriented in same direction, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, और सेम डायरेक्शन में अगर ओरिएंट होंगे तो दे विल प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट,
they produce very strong magnetic effect. ऊपर करूं? सर इसकी कोई फिगर वगैरह दिखा दो। हाँ सर। हाँ फिगर बता दूंगा बेटा, फिगर बता दूंगा। हो गया सर। ये एनसीईआरटी से मस्ट है, जरूर पढ़ना एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल है पूरा, एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है एक बार, है ना। जो भी एग्जांपल्स कुछ तुमको मिल जाए एक्स्ट्रा, ठीक है, या जो भी चीजें सारी चीजें एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना बेटा, ठीक है। सो these metals are permanently magnetized, है ना। ये स्ट्रॉन्ग, ये इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि these metals are permanently magnetized even after removal of external magnetic field. हाँ, इसी को नाम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया इसका। सर हाँ सर हम्म, सर इसमें लिखा हुआ है सर परमानेंटली मैग्नेटाइज सर, लेकिन सर कुछ समय बाद आयरन सर कहाँ, मतलब सर कुछ देर तक अट्रैक्ट करता है जब तक वो मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, आयरन की तरफ बिहेव करता है, मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है आयरन। जैसे मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाता है सर डोमेन वापस से, तो मेरे हिसाब से डिसअरेंज हो जाता है सर। here I think you have to put iron for a considerable period of time. सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे आयरन पे तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। हाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों मैग्नेटाइज होगा? कहा था सर पिछली बार की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे वैरी करवा रहे हो, है ना, ये आई थिंक पता ही होगा कि ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम वैरी करवा रहे हो देन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फिर यस देन ये प्रॉपर्टी दिखाई देगी, ठीक है। यस सर, है ना। और जो बोल रहे हो कि आयरन का खत्म हो जाता है, तो आई थिंक टाइम का कुछ होगा वहां पे, है ना। यू हैव टू कीप द मेटल फॉर सम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, उसके बाद फिर वो मैग्नेट परमानेंटली बन जाएगा। सर परमानेंट मैग्नेट, सर बुक में भी परमानेंट मैग्नेट लिखा हुआ सर, तब भी कितना अच्छा पीरियड लग जाएगा सर, क्योंकि सर अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं, जो थर्मोप्लास्क है मेरा, दैट आई से दैट इट इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? मतलब मैं उसमें अगर एक थर्मोफ्लास्क है मेरे पास, मैं उसमें अगर गर्म चाय डालूंगा तो वो लाइफ टाइम के लिए इंसुलेटर का काम करेगा। परफेक्ट तरह से वो नहीं रहेगा सर, वो टाइम के बाद तो वो अपना, तो आई थिंक कुछ उस टाइप का कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ पे लग रहा हो, बट अगेन मतलब डिपेंड करेगा टाइम पे। मेरे हिसाब से ये टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितने टाइम के लिए तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि जो मैग्नेट हमारे पास होता है ना, जो मैग्नेट हमारे पास होता है ये कुछ मेटल या मेटल ऑक्साइड उन सब से ही बना होता है ना, एंड दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, राइट, है ना। तो होगा यार, मतलब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं ये।
ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट यस हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी सर कुछ ज्यादा। हाँ कुछ वही वो बोल रहा कम हूँ में मैं। तो होगा ही नहीं ना। हाँ हाँ कुछ मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वैसी तुमको ये करनी पड़ेगी। हाँ सर। क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। यहाँ पे equal number of domains orient in opposite direction, equal number of domains orient in opposite direction in presence of external magnetic field, in presence of external magnetic field है ना। Hence these do not show any magnetic effect, any magnetic effect. For example, MnO मैग्नीज ऑक्साइड है ना। ये फोर्थ हो गया और लास्ट है इसका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे unequal number of domains are oriented in opposite direction, in presence of external magnetic field, in presence of external magnetic field। ठीक है, hence they produce weak magnetic effect, ठीक है। इसमें एग्जांपल में तुम ले सकते हो है ना, यहाँ पे एग्जांपल में तुम ले सकते हो मैग्नेटाइट Fe3O4 इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर वाला जो है ना, और एक इस कंपाउंड होता है फेराइट्स है ना। फेराइट्स आर ZnFe2O4 MgFe2O4। ठीक है, ये हो गए फेराइट्स। ठीक है, सो दिस इज द, ये एक ही फॉर्मूला है अलग अलग? कौन सा बोल रहे हो सर जैसे ZnSO4 MgFeO4 एक ही है पूरा या अलग अलग है? नहीं अलग है बेटा, अलग है। Yes, sir. जिसमें Fe2O4 रहेगा सर फेराइट्स में लगेगा। हाँ बोल सकते हो, डाइवैलेंट केटायन जो है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू विल गेट फेराइट्स। Fe2O4 के साथ कोई डाइवैलेंट केटायन। सर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सर सिर्फ MnO ही होगा सर। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में MnO के अलावा यार और एग्जांपल, ये NCERT में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अलावा तुम ले सकते हो और भी। तुम्हारा V2O3 है, वैनेडियम ऑक्साइड। MnO2 है, ट्राइऑक्स। Mn2O3 है,
FeO है। सर ये सब याद करना है सर, मतलब याद करना ही होगा ना अब सर? तुमने अभी पूछा फिर अभी बोल रहे हो याद करना है। एनसीईआरटी वाले याद कर ले, एनसीईआरटी वाले। यस सर, ठीक है, एनसीईआरटी वाले याद कर लो। यस सर। सर क्योंकि पहचान तो नहीं सकते हैं देख के कि हाँ ये मतलब लॉजिक लगाने लगे तो फिर गया, लॉजिक लगाने लगे तो फिर गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं लॉजिक वाला। ठीक है, या फिर ऑक्साइड को लेके लैब में पहुंच जाओ। फिर वो करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हाँ, दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Yes. तो मैग्नेटिज्म इतना ही था बस, मतलब ये वाला? बस इतना ही है। तो एक बार सर 39 क्वेश्चन करा देंगे, 39 पेज नंबर पे है। एक और देख लेते हैं हम लोग इसका। जनरेटर रहना होगा सर। डाई इलेक्ट्रिक एक बार डायग्राम दिखा दो सर। डायग्राम, यस सर, एक बार डायग्राम दिखा दो। एक मिनट रुको, डायग्राम का एक मिनट रुको बेटा। ये डायग्राम बार ये क्यों वेस्ट हो रहा है भाई? सर ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 30 पे वही डायग्राम है ना? हाँ वही वाला पेज नंबर, वही वाला डायग्राम। ओके सर। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेस्ट, पता नहीं क्यों नहीं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, ए वाला कौन सा हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। सेकंड वाला एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड थर्ड वाला हो जाएगा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ना दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना। एक डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वाला है, उसका मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो, है ना। जेईई मेंस में एक बार पूछा था, तो जस्ट एक बार समझा दे रहा हूँ। मॉड्यूल में दिया हुआ है ना, नोट्स अगर लिखना हो तो वहां से लिख लेना, टेबल टाइप पे दिया हुआ है, ठीक है।
देखो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है ना। पहला है डेफिनेशन कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा कि वैसे सब्सटेंस विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिसिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया बट वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल अकर, है ना, डाइपोल फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं वो तो है ही, इसके अलावा वहां पे डाइपोल फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा यू कैन हैव अ लुक एट दिस पेज नंबर, लास्ट पेज में दिया हुआ है 28 नंबर, है ना, मॉड्यूल में तुम्हारे दिया हुआ है 28 नंबर। ठीक है, जैसा कि मैग्नेटिक वाले में था तुम्हारा, है ना, पाइजो इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक, एंटी फेरो एंड पायरो। पाइजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करोगे, है ना, इफ यू अप्लाई मैकेनिकल स्ट्रेस तो इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिक मीन्स पायरो का मतलब क्या होता है, हीट, है ना, पायर स्टैंड्स फॉर हीट। सो वैसे सब्सटेंस को अगर आप हीट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। फेरो का वही वाला फंड है जो फेरोमैग्नेटिज्म है ना, कि यहाँ पे भाई जो डाइपोल्स बनाए थे, है ना, दे आर परमानेंटली अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये हो गया फेरो, और एंटी फेरो उसका उल्टा। ठीक है ना, यहाँ पे जो डाइपोल हैं दे आर अलाइंड इन इक्वल नंबर इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको बोल दिया एंटी फेरो। बाकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना, एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, तो बस डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में इतना ही है। तो चैप्टर खत्म। एक बार डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन रिपीट कर दी। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन बेटा लिख ले, सब्सटेंस विच डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी substance which does not produce electricity Yes, in presence of electric field, in presence of electric field, in presence of electric field. ठीक है, however dipole formation occurs, however dipole formation occurs. okay sir. ठीक है, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा। अब हाँ तो पैरामैग्नेटिक को दिखा दीजिएगा सर। पास में दिखना थोड़ा सा डेफिनेशन दिखना। हाँ एक, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर कह रहे थे सर बीच में डिसजॉइंट हो गए सर डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बाद सर क्या बोले सर, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसकी तुम्हारे मॉड्यूल में जो दिया हुआ है ना पेज नंबर 28 पे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो 4 टाइप के होते हैं, तो उन चारों की डेफिनेशन दी है विथ एग्जांपल, वो देख लेना। ठीक है, उसमें जो डेफिनेशन दिया है वही मैंने बताया। ठीक है, और एग्जांपल देख लेना। ठीक है, उतना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक में। सर ये ब्रैक्स लॉ करे या ना करे? ब्रैक्स लॉ नहीं करना है, ब्रैक्स लॉ मत करो। आज तक नहीं पूछा है, कोई जरूरत नहीं है ना, जो भाई सिलेबस में है पहले वो कर लो, जो चीजें पूछी गई हैं उसको कर लो पहले। ओके ठीक है सर। हाँ, ये जो दिया हुआ है सर डेफिनेशन सर, मतलब समझ उतना अच्छा से नहीं आ रहा है सर। डाइपोल, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर परमानेंटली अलाइंड। अरे डाइपोल, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का डेफिनेशन ही वही है कि डाइपोल फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा कि
बीच में पॉजिटिव चार्ज है, बाकी किनारे किनारे नेगेटिव चार्ज है, एटम है ये। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो जो पॉजिटिव एंड है वो थोड़ा सा किधर शिफ्ट होगा, इधर लेफ्ट साइड में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में। तो ये डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस, ये तुम्हारा हो गया डाइपोल। तो इसी को डाइपोल बोला है। अब बाकी डाइपोल का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव में, हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना सर केमिस्ट्री इसमें? नहीं, दोनों में सेम होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या फिजिक्स में क्या दिया हुआ है? फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव और थर्मोडायनेमिक्स में अपोजिट होता है सर शायद। थर्मोडायनेमिक्स का तो नहीं पता मुझे, बट जनरली हम मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करते हैं। आई थिंक फिजिक्स में भी यही होगा। तुम बेटा डेल्टा उसकी बात कर रहे हो तुम, क्यों वर्क डन की बात कर रहे हो तुम, थर्मोडायनेमिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला। वर्क डन को यहाँ मिक्स मत कर। यस सर, वर्क डन की बात कर रहे हो तुम। सर ये क्वेश्चन नंबर 50 है सर उसमें वो अलग अलग नाम दिए हैं, वो समझ नहीं रहा सर। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, कितना पेज नंबर पे है? पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 50। ऑप्शन देख लो, इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये जो ट्राइडाइमाइट, क्वार्ज, माइका, दे आर ये होते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। दे आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। है ना। एक और होता है तुम्हारा क्रिस्टोबैलाइट, एक और हम लोग बोलते हैं क्रिस्टोबैलाइट, दैट इज आल्सो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। ठीक है, क्या दिया इसका आंसर वैसे, क्या दिया हुआ है? क्वार्ट्ज दिया ना, ठीक है। ये नहीं मतलब देखो, क्वार्ज इन्होंने यहाँ पे इसलिए दे दिया बिकॉज तुम लोगों को कार्बन फैमिली में थोड़ा सा क्वार्ज के बारे में पढ़ना है ना, कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, वो सिलिकेट्स तुमने पढ़े होंगे, है ना, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, है ना, शीट सिलिकेट्स। इसलिए थोड़ा सा इसमें पूछ लिया। मेरे हिसाब से मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि इस टॉपिक से पूछेगा, बहुत कम है। बाकी तुम्हारी किस्मत। हाँ सर, ठीक है, तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग, है ना, ये चैप्टर खत्म हो ही गया। अच्छा, ये एक्सिस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताया था क्या मैंने? नहीं सर, ओके, ये नहीं हुआ अभी। चल ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर लेते हैं। ओके। देखो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, हम लोग तीन सिमेट्री की बात करते हैं। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये आपने अमोर्फस क्रिस्टलाइन जब डिफरेंस बताया था ना, उनमें बस ऐसे ही बताया था कि ये होते हैं ये, इनके टाइप्स। और अच्छा, ओके ओके ओके, चल ठीक है। आई थिंक प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री वो बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, सर।
ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं बता देता हूँ, है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता देता हूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फंडा क्या है कि इफ यू टेक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल लो और उसको किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करो, ठीक है ना। जैसे कोई मान लो कि लेट्स से चलो मेरे पास अभी ये यही वाला है ना, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये इसको क्यूबिक मान ले, ठीक है। तो ये जो क्यूब है, इस क्यूब का मैंने ये वाला एक्सिस लिया, द एक्सिस पासिंग थ्रू द फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर, ये ऐसा, ठीक है। When I rotate the unit cell through this axis by 90 degree, तो I will get the same orientation. I hope ये दिख रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो we say that कि the unit cell has four-fold axis of symmetry, है ना। फोर फोल्ड क्यों बोला भाई? तो हम लोग रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को 360 डिग्री बाई एन से, 360 बटे एन। एन की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। अगर एन 2 हुआ तो 180 डिग्री से रोटेट करो, एन की वैल्यू अगर 3 हुई तो 120 डिग्री से रोटेट करो, एन 4 है तो फिर 90 डिग्री से रोटेट करो, ठीक है। सो फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब 90 डिग्री वाला, एक तो ये वाला हो जाएगा बेटा, ये वाला एक्स एक्सिस, दूसरा हो जाएगा ये वाई एक्सिस, और तीसरा हो जाएगा इधर से जेड एक्सिस, ठीक है। ऑल द एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी सेंटर, ऑल एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। सर वाटर भी इसका ही एग्जांपल है ना? हाँ क्या बोल रहे हो? H2O इसका ही एग्जांपल है। हाँ नहीं, H2O बेटा उसमें चला जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री वाले में चला जाएगा वो, है ना, वो 180 में चला जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा हम लोग बात करते हैं बेटा टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, वी विल रोटेट बाय 180 डिग्री, ठीक है। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो ध्यान दो, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो कैसा होगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा जैसे ये रूम है, ठीक है, ये क्यूबिक रूम है, ध्यान देना। क्यूबिक रूम में देखो C4 जो अभी फोर फोल्ड हम लोगों ने काउंट किया, अब वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर, इसके थ्रू अगर तुम 360 डिग्री से रोटेट करोगे, सॉरी 180 से रोटेट करोगे थ्रू दिस एक्सिस, then again you will get the same orientation, right? Yes, sir. ठीक है ना। तो जो हम लोगों ने फोर फोल्ड में काउंट कर लिया, उसको हम लोग टू फोल्ड में काउंट नहीं करेंगे, कुछ और सोचना है ना। तो कुछ और क्या होता है, ध्यान देना। देखो लेफ्ट वाले फेस का ऊपर वाला एज सेंटर पकड़ो, ठीक है, लेफ्ट फेस का ऊपर वाला एज सेंटर, और राइट वाले फेस का नीचे वाला एज सेंटर, इन दोनों एज सेंटर को कनेक्ट करो, ठीक है, इन दोनों एज सेंटर को कनेक्ट करो। इस एक्सिस के थ्रू अगर तुम 180 डिग्री से रोटेट करोगे यूनिट सेल को, यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। तो इस तरह के कितने एक्सिस हो जाएंगे बताओ तो मुझे, हाउ मेनी एक्सिस यू विल गेट लाइक दिस? 4 तो 30। एक ये 1 2 3 4 4 मिल जाएंगे बेटा, 4 मिल जाएंगे। Yes, sir. 40 तो है। हाँ 4 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2। हाँ 4 कैसे आया? एक ये वाला भी हम लोगों ने देखा, एक दूसरा हो जाएगा बेटा ये राइट फेस का ऊपर वाला और लेफ्ट फेस का नीचे वाला एज सेंटर, ऐसा, यस सर। ठीक है। उसके बाद सामने वाला फेस, मतलब ये दोनों फेस का देख लिया, अब आगे पीछे का वैसे ही देख लो, 2 हो जाएंगे आगे पीछे भी, यस। ठीक है। तो टोटल 4 हो जाएगा, है ना।
और लास्ट में एक हो गया, लास्ट में है एक थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थ्री फोल्ड एक्सिस सिमेट्री जो है बेटा वो बॉडी डायगोनल होता है ना? कौन सा होगा? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अलोंग में अगर तुम 120 डिग्री से रोटेट करोगे तो यू विल गेट सेम ओरिएंटेशन। ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल मींस यू विल गेट 4 थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बस इतना है तुम्हारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, ओके यस सर। है ना? तो चलो एक तो ऑक्टाहेड्रन क्या होता है? ऑक्टाहेड्रॉन जो SF6 का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रॉन। तो उसमें हेक्सागोनल फेस कितने होते हैं? एक सेकेंड, हेक्सागोनल फेस नहीं होता है उसमें, ट्रायंगुलर फेस मिलेगा तुमको। 6 ट्रायंगुलर फेस यू विल गेट। नहीं, एक सेकंड रुकना, 1 2 3 4 5 6 ना, एक ऊपर एक नीचे, तो 1 2 3 4 8 ट्रायंगुलर फेस मिलेगा। ऑक्टाहेड्रन अलग होता है और ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन अलग चीज होती है? हाँ, दोनों अलग चीजें हैं। तो एक बार समझा देंगे इसे? क्या ट्रंकेटेड का ऑक्टाहेड्रॉन तो तुम्हारा सिंपल वाला हो गया जो सिंपल में पढ़ते हैं। ठीक है, SF6 का जैसा हो गया। और ट्रंकेटेड का आई थिंक ट्रंकेट वाला अच्छा रुको, एक डायग्राम, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, इसका एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखो, इसको देखो, लुक एट दिस। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसमें ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में 14 फेस होते हैं जिसमें 8 हेक्सागन होता है और 6 स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द एजेस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, यस सर। सर एक बार दोबारा बताना। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन जो है इसमें 14 फेस होते हैं, 8 हेक्सागन और 6 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इसको बनाते हैं बाय कटिंग द एजेस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, हर एक इसका हर एक कॉर्नर जो है ऑक्टाहेड्रॉन का उसको तुम ये कर दो, कट करो। ठीक है, तो कट करोगे तो फिर तुमको ये ऑक्टाहेड्रॉन, ये ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो सॉलिड स्टेट तुम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट तुम लोग कल तुम लोग की केमिस्ट्री की क्लास है नहीं, वो पढ़ के आना तुम लोग बेटा, मोल्स है ना, मोल कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ के आना, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो देख के आना। ठीक है, मोल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन। ओके सर। यस सर। चलो ठीक, चलो देन, ठीक है सर, बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय। क्वेश्चन थैंक यू सर। टाटा। सर,
हाँ आशुतोष क्वेश्चन था, बोल। फोटो खींच के भेज दो उसकी। अच्छा ज्यादा लंबा है क्या? नहीं सर, उसमें डायग्राम है। अच्छा भेजो भेजो भेजो। मॉड्यूल का नहीं है? नहीं सर, भेज भेज भेज। वरना सर मैं बता सकता हूँ, उसमें बस स्क्वायर बन रखा है 2 डायमेंशनल में, और बीच में एक एटम है, और चारों कॉर्नर्स पे एक एटम है। अच्छा उसका पैकिंग एफिशिएंसी वाला क्या? यस सर, यस सर। अरे वो तो बहुत आसान है यार, पैकिंग एफिशिएंसी वाला। देखो ये 2 डायमेंशन है ना, ये 2 डायमेंशन है, ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ सर्कल कितने हो जाएंगे स्क्वायर में, ये बताओ तो ओवरऑल। कॉर्नर वाला जो सर, है 2। वो 2 हो जाएगा, तो उसका Yes. एरिया कितना हो जाएगा उसका, यहाँ पे हम लोग एरिया की बात करेंगे क्योंकि 2D में हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक स्क्वायर में 2 सर्कल हैं, उनका एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। है ना। और डिवाइड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट विल बी ए स्क्वायर, ठीक है ना। 2 पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड ए और आर के बीच में रिलेशन पता करना है, तो √2a इज इक्वल टू 4r हो जाएगा, यस सर, डायगोनल। है ना, डायगोनल वाला। बस निकाल लो, एक ही जगह Yes. पे पुट कर दो, निकल जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, एंजॉय करो अब संडे, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। चलो तो ठीक है, रात की पीडीएफ सेंड कर देंगे प्लीज। हाँ हाँ कर दो। थैंक यू सर। ओके बेटा।